हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, जो फ्लैश में लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास पार्ट 1, जो कि आपकी हिस्ट्री की बुक से पहला पार्ट है, फ्रांस की क्रांति। शुरू करने से पहले एक बार फ्रांस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस, जो कि एफिल टावर के लिए भी मशहूर है। अगर यहाँ पर बात करें तो जनसंख्या के बारे में, तो यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, 66% के आसपास। और बाकी जो नास्तिक लोग हैं, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करते, उनकी संख्या करीब करीब 28% है। और दूसरी बात कि अभी जो फ्रांस में सिचुएशन है, जैसा कि हमारा देश भी एक वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, कोरोना, जिसके कारण आपके स्कूल्स भी बंद हैं, पूरा देश ही लॉकडाउन है। वहाँ पर भी ये समस्या पहले यहाँ से आ चुकी है, जिसमें करीब इतने गंभीर परिणाम आए कि करीब करीब 23,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है 23,000 के आसपास। खैर, जीवन रुकता नहीं है बच्चों, और हमें भी अपनी पढ़ाई करते रहना है। सभी जो सरकारें हैं लड़ रही हैं कोरोना से, लोग लड़ रहे हैं, और हमें भी आगे इसको बढ़ाना है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे आगे रखें। तो हम शुरुआत करते हैं बच्चों फ्रांस की क्रांति। अगर मान लीजिए क्रांति कहते कैसे हैं, मतलब क्रांति होता क्या है, कि भैया हमने कहा जी हाँ जी क्रांति होगी, क्रांति का अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी देश में जब वहाँ के सभी भागों पर प्रभाव पड़े, सभी क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन आए, समझ रहे हैं, सभी क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन आए, उसे हम क्रांति का नाम दे सकते हैं। वो क्रांति हिंसक भी हो सकती है और अहिंसक भी हो सकती है। तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में हमें आगे क्या जानने को मिलता है, क्या कारण रहे, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ तक सफल रहे, और लोगों ने इससे कैसे मुकाबला किया, फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो बच्चों बात करते हैं कि जो अभी वर्तमान में यूरोपीय इतिहास में जो फ्रांस की क्रांति है, करीब करीब 1789 में शुरू हुई, जो कि 1790 के दशक के अंत तक, यानी कि करीब ये 10 वर्ष के आसपास ये क्रांति चली। और ये क्रांति पूरी तरह से तो सफल नहीं हो पाई अपने लक्ष्य को पाने में, लेकिन पूरी दुनिया को इसने एक उदाहरण दिया। और खुद फ्रांस में भी सरकार बदली। वहाँ जो राजा था लुई 16, जिसे कह सकते हैं कि उसका शासन इतना सही नहीं था, जिससे लोग खुश नहीं थे, उसमें भी परिवर्तन आया। क्योंकि ये क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई, जब वहाँ के लोगों ने गुस्से में आकर बास्तील का किला, कहीं कहीं इसको बैस्टील भी लिखा हुआ है, लेकिन बास्तील का किले को जब घेर लिया और उसको तोड़ दिया, उसके अंदर एंट्री कर ली, और वहाँ पे रखे हुए सारे वेपन्स चुरा लिए, हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया, और वहाँ जो कुछ कैदी थे उनको भी रिहा कर दिया। हालांकि कहा जाता है कि कैदी वहाँ ज़्यादा नहीं थे, कैदी करीब वहाँ पर 6 के आसपास ही मिले, लेकिन जो वो जेल थी बास्तील का किला, वो लोगों की नज़रों में बहुत खटकती थी, लोग बहुत गुस्सा थे उससे, तो उन्होंने वो तोड़ दिया। और वहाँ पर एक नेपोलियन नाम का एक जनरल क्रांतिकारी जो क्रांति कर रहा था, उसने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका और वहाँ पर एक नई सरकार की स्थापना की। अब बात आती है कि जो ये क्रांति हुई, कोई भी क्रांति होती है, लोगों ने जो वो किला तोड़ा, क्या वो गुस्सा एक दिन में बना या 2 दिन में बना उनके अंदर? ऐसा क्या हुआ कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि अपने ही राजा के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी? ऐसे कौन से कारण थे कि उन्हें मजबूरी या गुस्से या किसी भी तरह से, मान लीजिए आप, उन्हें राजा के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े? एक सामान्य प्रजा को, सामान्य जनता को बहुत मुश्किल होता है ये, कि अपने राजा के प्रति वफादारी छोड़कर उसके प्रति तलवार उठा लेना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो क्या कारण रहे, ऐसी कौन सी बातें थीं जो उस समय लोगों को सता रही थी?
कि भाई हमें बदलाव लाना है, इस राजा को उतार के भगाना है गद्दी से, ये मूर्ख राजा है, ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं कर रहा, ये अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। बहुत सारे इसके कारण रहे कि ऐसा क्या हुआ। देखिए फ्रांस की जो उस समय कंडीशंस थी, जब बात करते 1789 की, 1789, उस समय वहाँ के लोग जो थे परेशान थे। उस एक कारण था जिसे हम कहते हैं तात्कालिक कारण, कि उस समय हाल ही में कौन सी घटना हुई जिससे लोग गुस्सा में आ गए। तो बच्चों ये बात है 1788 की, जब फ्रांस के अनेक भागों में भीषण अकाल पड़ा। अकाल आप लोग समझते ही, जब वहाँ की जनता खाने पीने के लिए लाचार हो जाए। तो जब ये अकाल पड़ा, लोग तड़प तड़प के मरने लगे। राजकोष की बिगड़ी हुई दशा सुधारने के लिए वहाँ के राजा लुई 16, ये नाम है उसका, लुई 16, लुई 16, लुई 16 ने फैसला किया और प्रावधान किया कि पार्लियामेंट की मंजूरी से या बिना मंजूरी से हमें पे नए कर लगाते हैं, जनता के ऊपर एक और कर लगाते हैं जिससे हमारा खजाना भर जाए। अब उस खजाने को लेकर वहाँ के जो लोग थे या पार्लियामेंट जो थी वो थोड़ा सा निराश थी कि भाई हम तो और टैक्स नहीं देंगे, पहले से आप इतना टैक्स लगाते हुए आए हमारे ऊपर। तो जब टैक्स ना देने की बात राजा को पता चली कि लोग तैयार नहीं हैं टैक्स ना देने के लिए, तो जो राजा था वो ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसे लगा कि अब तो सेना को इकट्ठा करना चाहिए, इन लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, लोग मेरे विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने अपने उस कर को मनमाने ढंग से लागू करने वाली बात पर जब देखा लोग तैयार नहीं है, वो कर देने के लिए और ज़्यादा तैयार नहीं है, तो उसने क्या किया कि भाई अब सेना को इकट्ठा करना पड़ेगा। अच्छा उस समय ये हुआ कि जनता ने देखा, जो पेरिस की जनता थी, कि ये तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, जो राजा है हमारी सुन नहीं रहा है, ना हमारी मजबूरी समझ रहा है, हमसे ये बहुत सारा कर यानी कि टैक्स लेता है और हमारे बारे में नहीं सोचता है। तो उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए या कह लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान होकर सभी ने एक होकर एकजुट होकर, जो वहाँ पर किला था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बास्तील का किला, तो कहीं कहीं ये इंग्लिश में बेस्टील कह देते हैं, बास्तील कह देते हैं, तो नाउन है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो लोगों ने क्या किया कि बास्तील के किले पर क्या करें हमला कर दिया कि भाई हमला करने के बाद सोचा कि राजा को हम मार भगाएंगे। तो उन्होंने शुरुआत कर दी एक तरह से क्रांति की। जो बास्तील का किला है वो क्रांति की शुरुआत मानी जाएगी वहाँ पर, क्योंकि लोगों ने राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था पूरी तरह से कि अब राजा को हम बख्शेंगे नहीं, हमें तो आज़ादी चाहिए इस प्रकार के शासन व्यवस्था से, और हमें अपने अनुसार चलने वाली कोई दूसरी व्यवस्था या दूसरी सरकार चाहिए। अब इसके बाद आते हैं कि और भी कोई कारण रहे होंगे तात्काल, ये तो एक तात्कालिक कारण हो गया। दूसरे कारण पर विचार करते हैं कि और कौन कौन से कारण थे वहाँ पर। देखिए आप ये बास्तील के किले की फ़ोटो देख पा रहे हैं इस समय, ये बुक में भी है आपके। तो इसमें एक पेंटिंग है ये, जिसके माध्यम से दिखाया गया कि किस तरह से लोगों ने उस किले के गेट को, दुर्ग को और तोड़ फोड़ करते हुए वहाँ के सैनिकों को पीटना और वहाँ के हथियार वगैरह ये सब चुराना शुरू कर दिया। तो बच्चों इससे पहले तात्कालीन कारण जो निकले, बास्तील का किला जो है, इससे पहले और कौन से कारण हो सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने ये कदम उठाया। तो बच्चों उसके और कारण हम बात करें तो दूसरा कारण आता है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो लोगों के अनुकूल नहीं थी। लोगों के अनुकूल क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ का राजा लोगों के प्रति एक सही नज़रिया नहीं रखता था। ये बताया जाता है कि उसने अपना किला भी पेरिस से बहुत दूर घने जंगल में, बहुत ही ऐशो आराम वाला किला, सोने चांदी से भरकर, जिसे कहते हैं हम कि बिल्कुल विलासिता की ज़िंदगी जीना, ऐशो आराम की, और वो सब पैसा कहाँ से आता था? जनता पे कर लगा कर। तो जनता को ये दिखने लगा था कि ये हमसे दूर, हमारे समस्याओं से दूर, कहीं दूर अपने किले में बैठकर अपने जीवन जीते रहते हैं, इन्हें हमारी फ़िक्र नहीं है और इन्हें हमारी समस्याओं का भी कोई फ़िक्र नहीं है, ना ही हमारी कोई सुनने वाला है। तो जनता जो है परेशान होने लगी। तो वहाँ की जो राजनीति रही, वहाँ की फ्रांस की, तो उस समय जो वहाँ की राजनीति की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। कहा जाता है कि वहाँ के राजा पर पूरी तरह से वहाँ के चर्च, पहले यूरोप में ये व्यवस्था थी बच्चों की, जो चर्च होते थे वो राजा को मार्गदर्शन देते थे कि आप ऐसे शासन करो, आप वैसे शासन करो, और राजा चर्च की बात को टालता नहीं था। जैसा चर्च कहता था, जो वहाँ पे चर्च होता था एक बड़ा चर्च, राजा उसके अनुसार काम करता था।
तो कहने का अर्थ है कि राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर सही नहीं थी। कहाँ की? फ्रांस की। तो एक ये भी कारण है। अब इसकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी इसके बारे में आगे जानेंगे। एक और कारण मैं आपको बता दूं, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ एक होती है सामाजिक व्यवस्था। हाँ, सामाजिक कारण वो भी ठीक नहीं थी, यानी कि लोगों में आपस में बहुत अंतर था उठने बैठने खाने पीने संबंधित बातों को लेकर। खैर पहले राजनीतिक व्यवस्था पर देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे कौन से कारण थे जिससे लोग इतने पैनिक हो गए, परेशान हो गए, उन्होंने इस किले को तोड़ दिया। कौन से किले को? बास्तील के किले को। तो बच्चों राजनीतिक कारण जो थे वो इस प्रकार हैं। राजाओं की मनमानी। फ्रांस के राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश थे। वह राजा ऐसे थे कि वह देवी अधिकारों यानी कि अंधविश्वास को मानते हुए जनता पर अपना शासन करते थे। दूसरा, राजाओं द्वारा अपव्यय यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च। फ्रांस के राजा वहाँ की जनता पर नए कर लगाते रहते थे, जिससे वहाँ का सारा धन अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी जीने में वो खर्च करते थे। इन करों से जनता को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था, परंतु जनता के सुख और दुख से राजा को कोई चिंता ही नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव राजा के दरबारियों के पास था। ये सबसे बड़ी बात थी कि जो राजा के दरबारी थे उनके पास एक अधिकार पत्र होते थे जिस पर एक राजा की मोहर लगी होती थी। वो जब चाहे किसी भी व्यक्ति को जेल में उठाकर डाल सकते थे, बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, बिना किसी पूछताछ के। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, प्रांतों में असमानता। फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून थे, यानी कि ये मान लीजिए एक देश में बहुत सारे कानून, तो इससे भी लोग वहाँ के परेशान थे कि इतने सारे कानून क्यों बनाए हैं। इसके बाद था कि वहाँ पर कैटेगरी बनी हुई थी बच्चों, समझ रहे हैं आप, कि ये गरीब है, ये अमीर है। एक तो ये कैटेगरी होती पूरे देश में, वहाँ पर कुछ अलग थी। वो कैटेगरी क्या थी कि जो लोग चर्च में रहते थे वो सबसे ऊपर माने जाते थे। चर्च के बाद आते थे जो राजा के परिवार से लोग होते थे, और उसके बाद आते थे जो मध्य वर्ग हो गए या निम्न वर्ग हो गए, जिसमें किसान, आपका व्यापारी, वकील, अध्यापक, ये सब आते थे। कहने का अर्थ है कि वहाँ की व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, तो वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से जुड़ी हुई थी। सेना जो थी वहाँ की वो बहुत ज़्यादा, वो भी परेशान थी राजाओं के निर्णयों से। राजा जब चाहे अपनी इच्छा से सेना को काम पर लगा देते थे। कई बार सैनिकों को भी दिक्कतें होती थी कि राजा अपने फ़ायदे देखता है, हमारे यहाँ के लोगों का फ़ायदा नहीं देखता है और ना ही इनके बारे में सोचता है। तो कहने का अर्थ है कि जो वहाँ की राजनीति थी या राजनीतिक कारण थे वो कुछ इस प्रकार के थे। मेन तो हम यही कह सकते हैं कि राजा का निरंकुश व्यवहार। अगर कोई आपसे पूछे कि कोई एक कारण बताओ राजनीतिक के आधार पर क्या कारण था, तो आप कहेंगे कि वहाँ के राजा का ना जो व्यवहार था वो पूरी तरह से निरंकुश था। वो जनता को कुछ नहीं समझता था अपने आगे, उसे जो सही लगता था वो वही करता था। अब बात आती है कि वो ऐसा क्यों था। दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण मैंने बताया आपको, वहाँ की सामाजिक स्थिति। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ है प्रथम स्टेट, जिसमें बच्चों लिखा हुआ है पादरी वर्ग। ये पादरी वर्ग कौन है? ये वो लोग हैं जो चर्च में काम करते थे, जिसका कहना राजा मानता था। तो इस वर्ग के अंदर जितने भी लोग चर्च में काम करते थे, चाहे वो चर्च के पिता हों, नन हों, वहाँ पे काम करने वाले क्लर्क हों, XYZ जो भी थे, वो सबसे ऊपर थे। और ऊपर थे, एक ये इनको फ़ायदा था। दूसरी बात ये कि ये कभी टैक्स नहीं देते थे। ये एक बहुत बड़ा अंतर कह लीजिए सामान्य जनता में उनके बीच। तो प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, फिर है द्वितीय स्टेट, इसके अंदर आते हैं बच्चों कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का अर्थ है राजा और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बदलने वाला परिवार। राजा और उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बदलने वाला परिवार। तो ये भी टैक्स नहीं देते थे। तीसरा है तृतीय स्टेट, ये खास है। तृतीय स्टेट में जो लोग आते थे, बड़े व्यापारी, कर्मचारी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर चाकर, ये सब आते थे। तो सबसे ज़्यादा जो करों का बोझ था वो ये लोग देते थे। कौन से? तृतीय स्टेट वाले। जो तीसरी श्रेणी के लोग थे, पूरे फ्रांस का टैक्स यही लोग देते थे और इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो कहने का अर्थ है
बहुत कम लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पर मौज ले रहे थे बिना कोई टैक्स दिए, और जो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग थे वो बेचारे कर देते थे और उनको कुछ नहीं मिलता था। वो अपनी कमाई का बताते हैं कि 100 में से 90 रुपये दे देना, इतना ज़्यादा टैक्स होता था वहाँ पे। ये तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। इतना ज़्यादा टैक्स वहाँ पर वो देते थे। कौन लोग? जो तृतीय स्टेट में आते थे, व्यापारी, वकील, नौकर चाकर, किसान, बड़े किसान, छोटे किसान, ये सब। आप खुद सोचिए कि ऐसी स्थिति में किसान, ऐसी स्थिति में तीसरे वर्ग के लोग क्या सोचेंगे। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने क्या करा, वो एक हो गए कि भाई समस्या हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है, अब इस अंतर को कम करो। हम व्यापारी हैं, आप नौकर हैं या आप किसान हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। किससे? राजा से, वहाँ की व्यवस्था से। तो उनके अंदर जो कई सालों का गुस्सा था वहाँ के टैक्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा एक ज्वालामुखी की तरह उनके अंदर पनपने लगा कि मौका मिलते ही हमें कुछ कर देना है। ठीक, इसके बाद अब पढ़िए डिटेल में सामाजिक कारण। पादरी वर्ग। देखिए पादरी वर्ग, इस वर्ग में कैथोलिक चर्च के पादरी आते थे। उन दिनों चर्च फ्रांस में अलग राज्य के समान था। चर्च की अपनी सरकार और कर्मचारी थे। चर्च को लोगों पर कर लगाने के साथ और भी अधिकार प्राप्त थे। चर्च जनता पर एक कर लगाता था जिसको टाइथ कहते हैं। यहाँ पे टीथ लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, उसे टाइथ कहते हैं, किताब में आप पढ़ेंगे। टाइथ एक ऐसा टैक्स जो चर्च लगाता था लोगों पर। यह कर किसानों से उनकी आय का 10% भाग वसूल करता था। ठीक है, यानी जो वो कमाई करते थे 10% उनसे ले लिया जाता था, जिससे किसानों की आय का बड़ा भाग या बड़ा हिस्सा पादरियों के हिस्से में चला जाता था, जिस कारण से उच्च पादरियों का जीवन भोग विलास चलता था, यानी कि वो उनके टैक्स पर मजे ले रहे थे। अब आता है दूसरा कुलीन वर्ग, वही राजा का परिवार। तो बच्चों कुलीन वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च सरकारी अधिकारी, राज परिवार के सदस्य सम्मिलित थे। उन्हें अनेक विशेष अधिकार प्राप्त थे जिनके द्वारा वे जनता का शोषण करते थे। जनसाधारण का इस वर्ग के प्रति भारी आक्रोश क्रांति के प्रमुख कारण बना, यानी कि लोग बहुत नाराज थे पहले स्टेट और दूसरे स्टेट से। कौन से लोग? तीसरे स्टेट वाले। अब इसके बाद जनसाधारण वर्ग, इस वर्ग में मजदूर, कृषक यानी किसान, सामान्य शिक्षक वर्ग, और आपका हम कह सकते हैं कि इस वर्ग को स्टेट कहा जाता, थर्ड स्टेट कहा जाता था। तो इस वर्ग के शिक्षित लोगों को भी शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था, जबकि धनी वर्ग के कम शिक्षित व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त था। इस वर्ग में आने वाले धनवान या शिक्षित लोगों को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी कारण क्रांति प्रारंभ होते ही जनसाधारण ने क्रांति का जोरदार समर्थन किया। तो कहने का अर्थ है कि जो वहाँ की सामाजिक स्थिति थी, ये जो 3 स्टेटों में वहाँ का सिस्टम बटा हुआ था, तो उससे लोग नाराज थे कि जो सबसे ऊपर बैठे हैं वो टैक्स भी नहीं देते और सबसे ज़्यादा पैसा खाते हैं। जो सेकंड नंबर के थे उनका भी यही हाल था। सबसे ज़्यादा बोझ जो ढो रहे थे वो थे सबसे निचले वाले, थर्ड स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग रहते थे। तो उनको समझ आने लगी बातें कि कमाते भी हम ही हैं और दे भी हम ही, तो उनके अंदर गुस्सा होना जायज़ था। तो ये एक ये कारण था। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे बच्चों कि किस तरह से उन्होंने वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को तोड़ दिया था। किसने? वहाँ के राजा ने, जिसका बदला वहाँ के जो जनता थी विद्रोह करके लेना चाहती थी। अब बात करते हैं इसके आर्थिक कारण कि मेन पैसों की वजह से कैसे लड़ाई ये बढ़ी। तो देखिए जनता का जो आर्थिक शोषण, लंबे तथा खर्चीले युद्ध, राज दरबार के शान शौकत और उच्च वर्ग के विलासप्रिय जीवन हेतु धन प्राप्त करने के लिए आम जनता तथा कृषकों की आय का 80 से 92% तक करों के रूप में लिया जाता था। करों से ऐसे भारी बोझ से जनता करा उठी। कहना मतलब है कि जनता का जो पैसा था वो उनके मौज मस्ती में खर्च होता था। किनके? राजा व उसके परिवार के, जो कि बहुत ज़्यादा दुखदायी था। उच्च वर्ग करों से मुक्त। फ्रांस में उच्च वर्ग तथा पादरियों को कोई कर नहीं देना पड़ता था, यानी कि वो कुछ भी करें उन्हें 1 रुपया टैक्स का नहीं देना पड़ता था। ये बहुत बड़ा अंतर था वहाँ के लोग बीच में। तीसरा, विलासी और अपव्ययी। राज दरबार फ्रांस के राजा बड़े ही विलासी और अपव्ययी थे, यानी खूब खर्च करते थे। वो सरकारी धन का पानी की तरह बहाते थे, जिसके फलस्वरूप जो वहाँ का भंडार था वो खत्म होता जा रहा था। चौथा कारण, ये बहुत खास है। चौथा कारण क्या था कि फ्रांस का जो राजा था उसने बिना सोचे समझे अमेरिका को वित्तीय सहायता दी।
यानी फ्रांस ने इंग्लैंड से बदला लेने के लिए अमेरिका को सैनिक और वित्तीय सहायता मतलब है पैसा। तो उसने अपने देश की चिंता की ये बगैर, जो कि उसका खुद का देश बेकार होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका था, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उसने अमेरिका की मदद की। लोगों को पता चल गया तो लोग और गुस्सा होने लगे कि हाँ, हमारे पास नहीं है खाने के लिए और हमारे मूर्ख राजा हमारे ही पैसे को उस तरह से लौटा रहा है। इसके बाद बात आती है कि जब उनको ये पता लगा कि भाई इतना ज़्यादा पैसा और नुकसान हमारे देश में हमें ना मिलकर राजा अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर तथा अपने ऐशो आराम और शौक के लिए खर्च कर रहा है, जो कि होना चाहिए किसके ऊपर खर्च, वहाँ की जनता के लिए। जैसे कि अकाल की स्थिति बन चुकी थी 1788 में, यानी कि अन्न जो है, रोटी जो खाते थे लोग वहाँ के, उससे तरस चुके थे। वो एक ये कारण था कि लोग बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि भाई हमें तो अब कोई समाधान चाहिए इसका, और समाधान यही है, हथियार उठा लो और राजा का मुकाबला करो। तो उस समय जो तात्कालिक कारण, जो सबसे पहला कारण था वीडियो में आपने देखा, कौन सा, बास्तील का किले पर हमला, तो वो उस समय की रिसेंट घटना थी जिसने लोगों को एकजुट किया। लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो एकजुट हो गया कि भाई सही किया, किले को ढाओ। अब इसके बाद आता है कि इस क्रांति का परिणाम क्या निकला, क्या फ़ायदा। तो देखिए, ये जो क्रांति थी, इस क्रांति ने फ्रांस तथा पूरी दुनिया के देशों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। फ्रांस की इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में निरंकुश शासन का लगभग अंत हो गया, यानी कि हर देश की प्रजा जागरूक हो गई। वो समझने लगे कि जब फ्रांस वाले लोग इतने समझदार हैं, उन्होंने अपने उस बदतमीज राजा को सबक सिखा दिया, तो हम क्यों नहीं सिखा सकते। फ्रांस की क्रांति की देखा देखी पूरे यूरोप के देशों में भी क्रांतियाँ हुई। फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अन्य राजाओं के शासकों ने शासन व्यवस्था में सुधार किए और जनता कल्याण की बातें की, जनता पर ध्यान देने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि अगर इन्होंने भी फ्रांस की तरह हमारे यहाँ हमला कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। तो राजाओं ने अपने अंदर सुधार किया। फिर इसके बाद यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रसार, यानी कि वहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत होने लगी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर विश्व की राजनीति ने हलचल मचा दी, यानी कि सभी देशों ने इन विषयों पर विचार करना शुरू कर दिया कि ये समानता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ये सब बात। इंग्लैंड में लोकतंत्र आंदोलन को बल मिला, जिससे वहाँ संसदीय सुधारों पर तांता लग गया। अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों ने पुर्तगाल तथा स्पेन के उपनिवेशों को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित कर दिया। संसार के अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन आरंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। लोकप्रिय संप्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया। पुरातन सामंती व्यवस्था का मतलब जो एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टैक्स है, जो कर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता पर लगाया जाता है और उसका लाभ राजा के द्वारा लिया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ की क्रांति का जो असर है वो पूरी दुनिया में देखने को मिला। और आज इस क्रांति को हम देखो, आपके साथ आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं इस क्रांति के बारे में, आप और भी आगे क्लास में जाएंगे, वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि फ्रांस की क्रांति एक बहुत लंबी लड़ाई रही वहाँ के लोगों के द्वारा। इतना आसान नहीं होता कि एक क्रांति को सही दिशा में लेकर चलना। हालांकि हिंसक होना सही नहीं है, लेकिन लोग वहाँ उसकी उन शासन व्यवस्था से परेशान हो गए थे, इसलिए लोगों को मजबूरी में हिंसा करनी पड़ी। अच्छा, बात आती है कि अब इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए इस वीडियो को बार बार सुनना, आप इसको 2-3 बार और सुनना आराम से। हो सकता है मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, है ना, तो आवाज़ क्लियर ना आ रही हो, इसलिए आप इसको बार बार सुने, हैंड फ्री लगा के या अकेले में कहीं बैठ कर, जैसा आपको सही लगे। और आपको करना क्या है कि आपको इसको सुनने के बाद, 2-3 बार सुनने के बाद किताब उठानी है और किताब से इस चैप्टर को आराम से पढ़ना है। पेंसिल से मार्क करते हुए आराम से इस किताब को पढ़ना है, धीरे धीरे, और एक एक लाइन को अंडरलाइन करना है, स्पेशली उन तारीखों को जो किताब के अंदर दी गई हैं।
वो तारीखें, वो सन, वो घटनाएं, उनको पेंसिल से अंडरलाइन करो, कॉपी में उन्हें नोट करो, क्योंकि प्रश्न उत्तर आपके उन्हीं से आएंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा। समझ समझ के पढ़ें इसको, रटे नहीं कहीं भी कि हमें रटना है, सर जी ने कहा हमें तो रटना है, नहीं। इसके कारण समझें, इस वजह को समझें। क्रांति के कारणों को क्रम से याद करो, क्या क्या कारण थे, तात्कालिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, और आर्थिक कारण क्या थे। और इसमें सबसे अच्छी बात है, आपकी जो पुस्तक है ना ये हिस्ट्री की, इसमें जो कार्टून्स दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, पोस्टर दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, ये बहुत ही मीनिंगफुल है। इनको आप पढ़ें, समझें, देखें कि इसके अंदर कौन सा मैसेज दिया गया है, पाठ के बारे में कौन सा मैसेज दिया गया है, उसको समझें। दूसरा, जब इस पाठ को आप दोबारा या तीसरी बार दोबारा से वीडियो में इसको स्टार्ट करें तो कॉपी पेन लेके बैठ जाए। आपको कोई शब्द या कोई ऐसी लाइन जो समझ ना आ रही उसको नोट कर लें, और वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें इस लाइन का या इस शब्द का मतलब नहीं समझ आया, दोबारा बता दीजिए, तो आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति जो है, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शॉर्ट में, एक्चुअली शॉर्ट में कहेंगे हम, क्योंकि ये चैप्टर कम से कम 3 क्लास का है, 3 से 4 क्लास हो सकती है इस चैप्टर में। लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि क्रांति क्या है, फ्रांस में क्यों हुई, तो आप अब किताब को आराम से इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको एक थोड़ी सी जानकारी मिल गई इसके बारे में। तो मेरी कोशिश यही थी कि आपको इस क्रांति के बारे में अच्छे से समझाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से ज़्यादा जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद बच्चों। आप इस वीडियो को बार बार देखें और पढ़ाई करते रहें, मन से पढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।